नमस्कार दोस्तों, वर्मा केमिस्ट्री क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए क्वांटम नंबर के बारे में बताऊंगा, वो भी इस प्रकार से कि आप इससे रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आते हैं, जितने भी टाइप के आते हैं, वो आसानी से और इजीली सॉल्व कर सकते हो। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वांटम नंबर की। क्वांटम नंबर क्या होता है कि देखिए, ये नाभिक होता है। इस नाभिक में दो चीज़ पाई जाती हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जबकि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्ष में क्या लगाते हैं, चक्कर लगाते हैं। तो क्या था कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो घर था वो तो फिक्स था, इलेक्ट्रॉन की स्थिति फिक्स नहीं थी। इसके चारों ओर जब इलेक्ट्रॉन चक्रण कर रहा था तो नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन का चक्रण करते समय एक उसकी स्थिति क्या होगी, आकार क्या होगा, उसकी आकृति क्या होगी, कोणीय संवेग का मान क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव क्या होगा, चक्रण की दिशा क्या होगी आदि का निर्धारण करने के लिए चार इंडेक्स संख्या या चार संख्याओं का निर्धारण किया गया, जिन्हें हम सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं, क्वांटम नंबर या क्वांटम संख्याएं। वो चार कौन कौन सी संख्याएं थी, N, L, M और S, जिनके बारे में हम डिटेल में अभी पढ़ेंगे, जिनसे क्वेश्चन बनते हैं। तो एक बार डेफिनेशन को दोबारा देखें हम कि क्वांटम नंबर क्या था कि नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन का चक्रण करते समय उसकी स्थिति, आकृति, ऊर्जा, उपकोष, कोणीय संवेग, चक्रण की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव आदि का निर्धारण करने के लिए चार संख्याओं का निर्धारण किया गया। इन चार जो संख्याएं हैं इनको ही हम सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं, क्वांटम संख्या कहते हैं। अब चलिए चारों जो क्वांटम संख्याएं उनके बारे में एक एक करके पढ़ते हैं अपन। तो सबसे पहले है मुख्य क्वांटम संख्या, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। मुख्य क्वांटम संख्या जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो देखिए कि पहली बात, इसे किससे रिप्रेजेंट करेंगे हम, स्मॉल n से व्यक्त करते हैं। n जो होती है मुख्य क्वांटम संख्या, इसे n से व्यक्त करते हैं। और इसकी जो खोज की थी, खोज किसने की थी, नील्स बोर ने, इसलिए अपने ही नाम से n से रिप्रेजेंट की। इसकी खोजकर्ता का नाम क्या है, नील्स बोर। नील्स बोर ने इस मुख्य क्वांटम संख्या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की खोज की। इसे हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, n से व्यक्त करेंगे। ये क्या काम करती है, कोश संख्या बताती है। प्रत्येक लाइन एक क्वेश्चन है। ये क्या करेगी, कोश संख्या बताएगी, कोशों की संख्या बताएगी। जैसे जैसे कोश संख्या का मान बढ़ता जाएगा उसका आकार बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे कोश का मतलब n बढ़ा, तो ये किसका निर्धारण करती है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कंफ्यूजन वाला कि मुख्य क्वांटम संख्या यानी n तो क्या बताती है, आकार का निर्धारण करेगी। जबकि अगली इसके बाद में जो हम पढ़ेंगे वो है दिगंशी क्वांटम संख्या, वो बताती है आकृति। आकृति के बारे में तो दिगंशी बताएगी L, जबकि आकार के बारे में कौन बताएगी, मुख्य क्वांटम संख्या n। तो देखिए ये आकार का निर्धारण करेगी। आकार का निर्धारण कैसे करेगी, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन की नाभिक से दूरी बढ़ती जाएगी तो n का मान बढ़ेगा। यानी ऐसे कहते हैं n का मान बढ़ने पर इलेक्ट्रॉन की नाभिक से दूरी बढ़ती जाती है। इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच की क्या बताएगी, ये दूरी बताएगी। तो देखिए कैसे, ये नाभिक, ये पहला कोश आकार का निर्धारण करती है। हम कहते हैं कोश संख्या n का मान बढ़ने पर आकार का मान बढ़ता है। n का मान बढ़ने पर क्या बढ़ेगा, आकार। तो देखिए पहला कोश, हमने कहा दूसरा कोश,
पहले इलेक्ट्रॉन यहाँ थे, अब यहाँ आ जाएंगे। क्या हो गया, जैसे जैसे हम देख रहे हैं n का मान बढ़ रहा है, आकार का मान भी क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। ये तीसरा कोष बना दिया हमने। यहाँ पर हो गए अब इलेक्ट्रॉन, बाह्यतम कोष और इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी ज्ञात करते हैं अपन आकार के लिए। तो आकार अब इतना हो गया, तो हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे n का मान बढ़ता जा रहा है, आकार का मान भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो हमने कहा n का मान बढ़ने पर आकार का मान क्या होता है, बढ़ता है। अर्थात जो n जो है वो किसका निर्धारण करती है, बताओ, आकार के मान का निर्धारण करती है। तो हम कह रहे हैं ये आकार के मान का निर्धारण करती है। आकार के बारे किसका निर्धारण करेगी, ये ऊर्जा। तो ये ऊर्जा के बारे में भी जानकारी देगी। जैसे जैसे सामान्यतः हम देखते हैं n का मान बढ़ने पर ऊर्जा का मान भी क्या होता है, बढ़ता जाता है, जिसके लिए n का मान कम होगा, उसकी ऊर्जा क्या होगी, कम होगी। n का मान कम है तो ऊर्जा कम, n का मान बढ़ता जाएगा तो सामान्यतः ऊर्जा का मान भी बढ़ता जाएगा। तो हमने लिखा ऊर्जा का निर्धारण करती है सामान्यतः n का मान बढ़ने पर ऊर्जा का मान भी क्या होगा, बढ़ेगा। और देखिए इसको क्या करते हैं हम, प्रिंसिपल जो क्वांटम नंबर है n जो है उसको हम K, L, M, N, O आदि प्रतीकों से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। कोषों के लिए स्पेशल जो वर्ड्स बनाए थे इसमें नील्स बोर ने, वो क्या थे, K, L, M और N। इसने कहा था कि किसी भी कोष में जो कक्षकों की संख्या होगी उसका फॉर्मूला क्या होगा, n²। ये याद रखना है आपको। कोष में ये भी पूछ लेता है आपसे, कोष में कक्षकों की संख्या का फॉर्मूला है n² के, जबकि कोष में जब अगर इलेक्ट्रॉन निकालने हैं तो वो हम किससे निकालेंगे, 2n² से, क्योंकि एक कक्षक में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2। तो एक कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। कक्षकों की संख्या का फॉर्मूला n²। इसका मतलब कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2n²। तो ये बात ध्यान रखनी है आपको, कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n² के बराबर होती है, यानी कक्षकों की संख्या के डबल कर दिया हमने। फॉर्मूला जो था n² उसमें 2 का गुणा कर दिया, तो ये क्या हो गया, 2n²। 2n² क्यों हुआ है, क्योंकि एक कक्षक में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो ये हमने कहा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, n से। क्या बताता है, कोष संख्या। आकार का निर्धारण करती है, जैसे जैसे कोष का मान बढ़ता जाएगा, ये हमने देखा जैसे जैसे कोष संख्या बढ़ रही थी, नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी बढ़ रही थी, तो दूरी का भी निर्धारण करती है, आकार का भी निर्धारण करती है। n का मान बढ़ने पर नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी बढ़ेगी, आकार बढ़ेगा। ऊर्जा का निर्धारण करती है, सामान्यतः n का मान बढ़ने पर ऊर्जा का मान भी क्या होता है, बढ़ता है। और इसको हम K, L, M, N आदि प्रतीकों से व्यक्त करेंगे। कोष में कक्षकों की संख्या का फॉर्मूला n², और कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 2n² होता है। अब इस आधार पर अगर हम देखें तो हमने क्या देखा कि यदि हमारे पास में ये कोष संख्या बोल रहे हैं हम K, L, M, N कोष से व्यक्त किया था, इनको O और ले सकते हैं ऐसे आगे डॉट डॉट डॉट। K का मतलब पहला कोष, L का मतलब दूसरा कोष, M का मतलब 3, N का मतलब 4 और O का मतलब 5। यानी यहाँ से कोष स्टार्ट किए थे उसने K से, K, L, M, N, O, और K का मतलब पहला कोष, L का मतलब दूसरा कोष, M का मतलब तीसरा कोष, N का मतलब चौथा कोष और O का मतलब 5वां कोष। अब कोष में कक्षकों की संख्या निकालें तो हम किस फॉर्मूले से निकाल रहे हैं, n² से। n² के बराबर कर दो इसको, तो n का मान आपको पता है इसमें। तो हमने क्या किया, n का मान इसमें 1 रखा, तो 1 का स्क्वायर कितना हो गया, 1। तो पहले कोष में कितने कक्षक बन गए, ये एक कक्षकों की संख्या का फॉर्मूला बन गया 1। अब देखिए इसमें देखें दूसरे में 2 का स्क्वायर
कितने हो गए 4, 3 का स्क्वायर कितने हो गए 9, 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25। ये तो क्या निकाल लिए हमने, बताओ, कक्षकों की संख्या। ऐसे आगे भी निकाल सकते हैं। अब इनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालेंगे हम। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या के लिए हमने क्या कहा, एक कक्षक में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब एक तो क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। तो इसलिए हमने इसमें 2 का गुणा कर दिया, तो 2 का डबल कर दो इसको, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 2, 8 और ये 18, 32 और 50। यानी आपसे पूछ लिया जाए कि कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 2 बताओगे आप। आपसे पूछा एन कोष में बताइए इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी 32। अगर कक्षकों की संख्या पूछ ली तो 16। तो ये एन से रिलेटेड हमने केवल इसकी डेफिनेशन देखी अभी। इससे सभी से कंबाइंड जब चारों के चारों क्वांटम नंबर हो जाएंगे तो इन चारों से कंबाइंड हम क्या देखेंगे, क्वेश्चन देखेंगे। ये भी एक तरह से क्वेश्चन है, सभी की सभी प्रत्येक लाइन एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए अगला क्वांटम नंबर देखते हैं हम एल। एल का मतलब दिगंशी क्वांटम संख्या, इसको हम एजीमुथल क्वांटम नंबर भी बोलते हैं। दिगंशी क्वांटम संख्या की बात करें हम तो इसकी खोज जो की थी वो किसने की थी, सोमरफील्ड ने। खोजकर्ता कौन है इसका, सोमरफील्ड। एन की खोज की थी वो की थी किसने, नील्स बोर ने। और नील्स बोर के बाद जो अगला जो वैज्ञानिक आया था वो कौन आया था, सोमरफील्ड आया था। तो सोमरफील्ड ने एल की खोज की थी, यानी दिगंशी क्वांटम संख्या, जिसे अपन किससे व्यक्त करते हैं, एल से व्यक्त करते हैं। अब इम्पॉर्टेंट बात आ गई आकृति कि एन जो करता है वो क्या करता है, एन तो आकार के मान का निर्धारण करता है, जबकि एल जो होता है वो क्या करता है, आकृति का निर्धारण करेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एल जो है वो क्या बताएगी, आकृति का निर्धारण करेगी, यानी शेप का निर्धारण करती है। ये शेप बताती है और वो क्या बताती है, साइज बताती है कि कितना बड़ा छोटा साइज है एन। और जबकि एल जो बताती है वो क्या बताती है, शेप बताती है, आकृति बताती है। ये कक्षीय कोणीय संवेग तथा उपकोष के मान का निर्धारण करती है। ये भी इम्पोर्टेंट बात आ गई कि उपकोष का निर्धारण कौन करेगी, दिगंशी क्वांटम संख्या। और उपकोष जो होते हैं वो मुख्यतः कितने, 4 S, P, D और F थे। इनको आगे अब बढ़ा दिया गया है। पहले S, P, D, F यानी S बराबर शार्प, P बराबर प्रिंसिपल होता है, D बराबर डिफ्यूजन, F बराबर क्या होता है, फंडामेंटल होता है। सामान्यतः जो L बराबर जो होता है वो क्या होता है, n-1 होता है। सामान्यतः हम L बराबर क्या लिखेंगे, n-1। लेकिन इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है कि L का जो मान है हमेशा n से क्या होगा, कम होगा। ये जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें काम आएगा कि L का मान हमेशा n से क्या होगा, कम होगा। ये इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखनी है आपको। अब हमने क्या कहा, एक चार्ट बनाया जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन बने। उपकोष लिख दिए हमने इसमें S, P, D, F, G और H। L का मान लिखा 0, 1, 2, 3, 4, 5। फिर हम लिख रहे हैं उपकोष में कक्षकों की संख्या, ये किसके बराबर होती है, ट्वाइस L + 1 के। तो ध्यान रखना है आपको, कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या तो मैंने क्या बताई थी, n² के बराबर। अगर आपसे उपकोष पूछ लिया तो उपकोष में जो कक्षकों की संख्या तो किसके बराबर होगी, 2L + 1 के। तो ये निकालिए आप, देखिए कितने कक्षक बनेंगे S में कि 2L का मान 0 रखा तो ये 0 हो गया, 0 + 1। तो इसका मतलब क्या निकल के आ गया, इसमें S में कितने कक्षक होते हैं, 1। पढ़ते भी हम। P में देखिए यहाँ से निकल के आए थे वो, L का मान हमने कितना रखा यहाँ, 1। 2 का गुणा 1 से किया 2, 2 + 1 कितने हो गए, 3। तो इसमें कितने निकल के आए, 3 कक्षक। इसमें 5, इसमें 7, इसमें देखिए 4 दूनी 8 और 1 9, और इसमें 5 दूनी 10 और 1
11। तो ये क्या हैं, एक तरह से क्रम से विषम संख्याएं प्राप्त हुई, जो कक्षकों की संख्या 1, 3, 5, 7, 9 और 11। फॉर्मूला मेन है जो आपको याद रखना है, क्योंकि इससे क्वेश्चन बन जाता है, आपसे पूछ लेता है कि कोष में कक्षकों की संख्या का फॉर्मूला बताइए और उपकोष में कक्षकों की संख्या का फॉर्मूला। तो दोनों का अलग अलग हो गया। ये उपकोष में लिखा है, ये उपकोष हैं एसपीडीएफ। कोष में क्या पाए जाते हैं, उपकोष पाए जाते हैं, और उपकोष में क्या पाए जाएंगे, कक्षक पाए जाएंगे, और कक्षक में क्या पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ये बात याद रखनी है आपको। हमने कहा कोष, कोष में क्या पाए जाएंगे, उपकोष, और उपकोष में क्या पाए जाएंगे बताओ, कक्षक, और फिर कक्षक में क्या पाए जाते हैं बताओ, इलेक्ट्रॉन। ये सीक्वेंस होता है कोष, उपकोष, उपकोष में क्या पाए जाएंगे, कक्षक, और कक्षक में क्या पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन। और एक कक्षक में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो हमने अगला देखा इसमें उपकोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो एक कक्षक में तो अधिकतम 2 ही इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो इस आधार पर हमने फॉर्मूला भी केवल कितना बना दिया, इसका डबल कर दिया, 2 का गुणा कर दिया, यानी इलेक्ट्रॉन तो कक्षकों की संख्या के जस्ट डबल होते हैं। तो डबल लिख दिया हमने। ये कितने हो गए, 2, 6, 10, 14, 18 और 22। आपसे पूछ लिया जाए कि डी कक्षक, डी उपकोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिकतम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डी और क्या सब सेल, तो कितने हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। आप पढ़ते हो 5 तो कक्षक पाए जाते हैं डी में, और इलेक्ट्रॉन कितने पाए जाते हैं, 10। यहाँ से निकल के आता है कक्षीय कोणीय संवेग का जो फॉर्मूला दिया था, उसने दिया था h/2π √L+1। तो इस फॉर्मूले से जैसे ही हम इसमें वैल्यू रखेंगे, तो देखिए ये तो h/4π, L का मान कितना रख दिया हमने, 0, 0 + 0, तो 0 को गुणा 0 से और फिर 0 से गुणा हुआ, तो ये तो मान S के लिए कितना आ जाएगा, कक्षीय कोणीय संवेग का मान S उपकोष के लिए तो कितना होता है बताओ, 0 होता है। अब हमने क्या किया, L का मान कितना रखा, 1 जैसे ही रखा, तो 1 + 1 2 हो गया, √2 लिख दिया मैंने ये, तो √2 h/ क्या चल रहा है, 2π। इसको नहीं छेड़ रहे हम, केवल इसकी वैल्यू रख रहे हैं। देखिए √2 h/ क्या आ गया, 2π, क्योंकि ऑप्शन में आपको ऐसे ही मिलेगा। इसको देखो L का मान 2 रखा, 2 + 1 3, 3 दूनी 6, तो √ क्या आ जाएगा, 6h/2π। ये हो गया। अगला देखिए D के लिए L का मान 2 वाला हो गया। 3 देखिए, 3 में जैसे ही रखा हमने, 3 + 1 4, 4 × 3 12, ये 12 हो गया h/2π। अगला देखिए L का मान 4 रखिए, 4 और 1 5, 5 चौका 20, √20 h/2π। अब एक बार L का मान कितना रखना है आपको, 5 रखा, तो 5 × 6, 6 × 35, √ कितना आ जाएगा, 30 h/2π। तो ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन हो गए। आपसे उपकोष में कक्षकों की संख्या पूछ सकता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछ सकता है, कक्षीय कोणीय संवेग का मान पूछ सकता है, एसपीडीएफ जो उपकोष हैं उनके लिए L का मान पूछ सकता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन। और हम जब कंबाइंड करेंगे तब आएंगे। ये भी क्या है, प्रत्येक जो लाइन है वो अपने आप में एक क्वेश्चन है। अगली क्वांटम नंबर देखिए, चुंबकीय क्वांटम संख्या, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जिसे हम किससे व्यक्त करते हैं, m से व्यक्त करते हैं। इसकी खोज जीमेन एवं लेंडे ने की थी। ये क्या करती है, चुंबकीय व्यवहार के बारे में बताती है। चुंबकीय क्वांटम संख्या, इसका मान मुख्यतः L+- L के बराबर होता है। इसका मान किसके बराबर होगा, +- L का। m के जो कुल मान होंगे वो 2L+1 के बराबर होंगे। यानी उपकोष में कक्षकों की जो संख्या का फॉर्मूला था वही तो है ये 2L+1। इसका मतलब हमने कह दिया कि ये तो कक्षकों की संख्या के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। m के कुल मान कक्षकों की संख्या के क्या होंगे, बराबर होंगे। m का जो मान है -L से क्या होगा, +L के बराबर होता है।
इसके आधार पर हम ये टेबल ड्रॉ करें। देखिए जिसमें क्वेश्चन है बहुत सारे, उपकोष एस लिया, एल का मान 0 और एम का मान प्लस माइनस एल के होता है, तो एल का मान जैसे ही 0 रखा तो एम का मान भी कितना हो गया, 0 हो गया। यहाँ पर एम के कुल मान निकालेंगे हम, तो देखिए एल का मान इसमें 0 रखा तो ये 0 हो गया प्लस 1 यानी 1। एम के इसमें कितने मान संभव होंगे, 1 होंगे, यानी कक्षकों की संख्या के बराबर ही निकल के आने हैं, क्योंकि एस में कितने कक्षक होते हैं, 1 होता है, तो इसलिए एम के कुल मान किसके बराबर ही आएंगे, कक्षकों की संख्या के बराबर। एम के संभावित मान निकाले हमने, तो एम के जो संभावित मान हैं वो तो क्या आ जाएगा, वो तो 0 ही आएगा। एम के जो संभावित मान हैं वो कितने आएंगे, 0 आएंगे। अब देखा हमने ये एस के बाद में पी उपकोष, पी के लिए एल का मान कितना होता है, 1, एम का मान प्लस माइनस एल, तो इसका मतलब प्लस माइनस 1 कर दिया हमने, एल का मान 1 रखा, यहाँ प्लस माइनस 1 हो गया, और एम के कुल मान 2l प्लस 1 के बराबर होते हैं, तो ये इसके बराबर होते हैं, तो इसका मतलब हमने क्या किया, 2l प्लस 1, एल का मान 1 रखा हमने यहाँ पर, तो ये कितने मान संभव आएंगे, यहाँ पर 3 मान संभव आएंगे। और वो संभावित मान कौन से होंगे, संभावित मान तो एल एम का जो होता है माइनस एल से क्या होता है, प्लस एल तक होता है, माइनस एल से प्लस एल तक, तो माइनस एल से प्लस एल तक रखा एल का मान, तो एल का मान हमारे पास 1 है, तो -1 से स्टार्ट किया 0 और ये +1। इसका मतलब ये हुआ कि जो -1 जो वैल्यू होगी या तो वो px की हो सकती है या py की हो सकती है, +1 की जो वैल्यू है ऐसे ही वो px की हो सकती है या py की हो सकती है। और z अक्ष के लिए तो क्या होता है, m का मान क्या होता है, 0, तो ये हमने क्या लिख दिया, ये किसके लिए है, pz के लिए, तो z अक्ष पे क्या लिखना है आपको, 0 लिखना है, तो ये हमने p के लिए m के संभावित मान लिख दिए जो हमको आगे काम आएंगे। अगला देखा हमने d के लिए देखा l का मान 2, m प्लस माइनस एल, इसका मतलब +-2, m के कुल मान कितने हो जाएंगे, देखिए l का मान हमने 2 रखा तो कितने मान संभव होते हैं, 5 कक्षकों की संख्या के बराबर। d में कितने कक्षक होते हैं, 5 होते हैं, जिनके नाम भी होते हैं dx/dy/z और dzx, dx² - y² और dz²। तो देखिए m के मान जो हैं संभावित -l से और +l तक स्टार्ट करने हैं, तो -2 से स्टार्ट हुआ, -1, 0, +1 और +2 तक गए ये मान, -2 से +2 तक 5 मान पॉसिबल हुए। 5 में अब इनके नाम रखने हैं, कौन किस किस के लिए होते हैं, देखिए ये -d से स्टार्ट, x से स्टार्ट किया, dxy, dyz, और ये छोड़ा ये हमने dzx, dx² - y², ऐसे याद रखने हैं आपको। और ये वाला जो बीच वाला जो है 0 वाला, तो हम कह रहे थे ये किसके लिए याद रखना है आपको, z अक्ष के लिए, तो ये तो किसका है, dz² का। ये 5 हो गए, इसमें से जो डबल आ रहे हैं वो ओब्लिक में लिख देंगे, यानी वो एक दूसरे के मान हो सकते हैं, यानी ये लिख दिया हमने dxy दोबारा कहाँ आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है, तो इसका मतलब ये मान किसका भी हो सकता है, dx² - y² का। ऐसे ही ये यहाँ पर आ रहा है, तो इसका मतलब ये किसका मान भी हो सकता है, dxy का। तो ये 5 मान संभव हैं। और ऐप की जब बात करें तो ऐप में कितना हो जाएगा, l का मान 3, और ये आ जाएगा +-3, और ये आ जाएगा 7, और ये आ जाएगा -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3। और ऐप उपकोष की जो आकृति होती है वो तो त्रिविमीय व जटिल होती है, तो इनके जो मान हैं वो हम आसानी से ज्ञात नहीं कर सकते, तो इनके उपकोष के जो हमने रखे हैं वो सिंबल नहीं दिए। तो ये हो गया क्या,
चुंबकीय क्वांटम संख्या। अगली देखते हैं स्पिन क्वांटम नंबर, चक्रण क्वांटम संख्या। चक्रण क्वांटम संख्या जो है उसकी खोज की थी यूलनबेक एवं गोल्डमिस्ट ने। इसे अपन किससे व्यक्त करते हैं? एस से व्यक्त करते हैं। यह क्या करती है? चक्रण की दिशा का निर्धारण करती है। चक्रण कैसा चल रहा है इलेक्ट्रॉन का, चक्रण कोणीय संवेग का मान का निर्धारण भी करेगी। यानी H बराबर क्या होता है? 2 पाई √SS+1। और दिगंशी क्वांटम संख्या के लिए जब हमने कोणीय संवेग जब निकाला था तो कक्षीय कोणीय संवेग के लिए हमने फॉर्मूला लिखा था क्या? H/2 पाई √LL+1। जबकि चक्रण कोणीय संवेग का फॉर्मूला होता है H/2 पाई √SS+1। तो ये फॉर्मूले भी पूछ लेता है आपसे। हमने कहा यदि इलेक्ट्रॉन का चक्रण ऊपर की तरफ यानी क्लॉकवाइज है एक तरह से, ऐसे इलेक्ट्रॉन घूम रहा है क्लॉकवाइज, तो S का मान हम +1/2 कर देंगे। अगर एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है तो हम S का मान क्या रखेंगे? -1/2